हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है मानव जनन, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले का भाग नहीं देखा हुआ है तो उस भाग का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख लें ताकि ये वाला जो भाग है वो अच्छे से समझ में आए। हम लोग पहले भाग में पढ़े थे नर जनन तंत्र के बारे में, उन्होंने पूरा डिटेल में उसका पढ़ा था। नर जनन तंत्र की संरचना किस तरह से होती है। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से संरचनाएं हैं, कौन कौन से अंग हैं और वो क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, ठीक है। मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र ये जैसे नर जनन तंत्र है उस तरह मादा जनन तंत्र भी श्रोण क्षेत्र में ही होता है। और इसके अंतर्गत की मादा जनन तंत्र इसके कौन कौन से भाग हैं। तो जो पहला भाग है वो है एक जोड़ी। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, एक जोड़ा अंडाशय, ये पहला भाग है इसका, एक जोड़ा अंडाशय। जो ये चीजें देख रहे हैं आप, एक ये और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है अंडाशय है। तो मादा जनन तंत्र का सबसे पहला जो भाग है वो एक जोड़ा अंडाशय। दूसरा भाग है एक जोड़ा अंडवाहिनी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नलिका जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों तरफ एक एक होती है, इस तरफ भी एक नलिका है, तो इसको कहते हैं अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी कहते हैं, राइट। फिर इसके अगला वाला जो भाग है वो है गर्भाशय, जो एक ही होता है। और ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये है गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है। जो एक मादा में एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है गर्भाशय ग्रीवा, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा है। फिर जो अगला पार्ट है इसका ये है एक योनि, ये वाला पार्ट है इसका, ये है योनि। और इसके बाद उस बाह्य वाले पार्ट है स्टर्डर जेनिटलिया के पार्ट है। और उसके बाद एक मादा जनन तंत्र के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन मादा जनन सहायक अंग में वो आता है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, ठीक है। जो स्तनधारियों का एक प्रमुख लक्षण है कि जितने भी स्तनधारी हैं उसमें स्तन ग्रंथि जो है वो पाई जाती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह से जितने भी पार्ट के बारे में हमने पढ़ा उनकी संरचना कैसे होती है, वो किस तरह से होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अंडाशय, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक मतलब जो भी मादा होती है उसमें अंडाशयों की संख्या 2 होती है, यानी एक जोड़ी अंडाशय मादा में होते हैं। और ये मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिनमें जिनमें क्या होता है युग्मक जिसमें अंडाणु या जिसको ओवम कहते हैं उसका निर्माण होता है। और इसके अलावा इसी अंडाशय में बहुत अनेकों जो है स्टेरॉइड हार्मोनों का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये अंडाशय में होता है। तो ये जो अंडाशय है ये उदर के निचले भाग में, यानी ये वाले पार्ट की यहाँ पे स्थित होता है। एक एक अंडाशय दोनों, एक इस तरफ और एक इस तरफ स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई है यहाँ से वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और यह श्रोण भित्ति जो है इसके पीछे जो है ये गर्भाशय, श्रोण भित्ति से और गर्भाशय से, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गर्भाशय से ये स्नायुओं द्वारा जो जुड़ा होता है, पीछे की तरफ भी स्नायुओं द्वारा ही श्रोण भित्ति से जो है ये जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वही अंडाशय। अंडाशय में अगला पार्ट थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो जैसे एक अंडाशय है, इधर वाला आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है एक बहुत पतली उपकला लगी होती है। तो प्रत्येक जो अंडाशय उधर वाला इधर वाला दोनों जो है एक पतली उपकला से ढके होते हैं, जो कि अंडाशय पिटका से जुड़ा होता है। अंडाशय पिटका इसके
अंदर का जो भाग है, जैसे अगर इसको देखेंगे तो ये अंडाशय, ये उपकला हो गया, इसके अंदर जो भाग है वो अंडाशय पिटका से जो है वो जुड़ा रहता है। और पिटका जो है, पिटका जो इसके अंदर वाले पार्ट है उसमें दो क्षेत्र होते हैं। पहला जो क्षेत्र है सबसे बाहर वाला चारों तरफ का क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र इसको कहते हैं परिधि वलकुट, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको आंतरिक मध्यांश या इंटरनल मेडुला कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया अंडाशय की, अंडाशय का हो गया। अब आप बात करते हैं सहायक नलिकाओं की। तो जो हमारा अंडवाहिनी स्त्रियों में जो अंडवाहिनी है, गर्भाशय तथा यौन, ये सभी मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। ये हो गया हमारा, ये ठीक है, ये हो गया अंडवाहिनी। दूसरा ये हो गया गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय। और चौथा ये हो गया यौन। तो ये तीनों पार्ट मिलकर अंडवाहिनी, गर्भाशय और यौन, ये तीनों मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। और प्रत्येक जो डिंबवाहिनी नली है, डिंबवाहिनी यही जिसको उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये डिंबवाहिनी जो नली है, ठीक है, डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और प्रत्येक अंडाशय की जो, प्रत्येक की जो अंडाशय, इसकी परिधि मतलब अंडाशय ऐसे है जिसके चारों तरफ ऐसे करके वहां से चल करके ये यहाँ से निकल करके कहाँ जाके जुड़ती है, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय तक ये जाती है। ठीक, तो ये गर्भाशय तक जाती है अंडवाहिनी। यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वहां तक जाके जा रही है, ठीक है। यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे करके ये अंडाशय वाला पार्ट है, तो ये गर्भाशय वाला पार्ट है, तो ये अंडाशय से निकल करके अंडाशय की परिधि से होते हुए जाके गर्भाशय में जाके मिल जाती है। और अंडवाहिनी की जो अंडवाहिनी, अंडाशय अंडवाहिनी है, या फिर जिसको भी हम लोगों ने क्या कहा है, डिंबवाहिनी नलिका कहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये अंडाशय के ठीक पास जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो, इसका जो आकार है वो कुछ कुप्पी जिसको कहते हैं की, इस तरह का कुछ इस तरह का आकार इसका होता है। और इस तरह का ये जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है कीपा। यहाँ से यहाँ कीपा, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्फैंटिबुलम कहते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर कीपा के किनारे, जहाँ पे अगर हम बात करें कीपा के किनारे, तो कुछ अंगुली जैसे ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको झालर कहते हैं, अंग्रेजी में फिम्बरी कहते हैं। अब ये क्या करता है कि जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है, अंडा निकलता है, तो उसको ये संग्रह करने, यानी उसको अंडवाहिनी के अंदर ले जाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए लगा होता है, ये सहायक होता है अंड को, मतलब जो ओवम है उसको रिसीव करने में सहायता करता है। और कीपक जो है आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में, ये जो है चौड़ा वाला पार्ट है इसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसमें खुलता है। इस भाग को कहते हैं कुंभिका या फिम्बरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कुंभिका या फिर फिम्बरी कहते हैं, ठीक है, फिम्बरी। अगला जो पार्ट है अंडवाहिनी का, वो अंतिम और संकीर्ण पार्ट, ये जो आगे इसमें जो ये अगला वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है संकीर्ण पार्ट या स्थमस, ठीक है, स्थमस कहा जाता है। ये एक पतली गुहा होती है, पतली नली होती है, ठीक है, पतली नली होती है जो जा करके इसमें खुलती है, गर्भाशय में खुल जाती है। ये पार्ट हो गया, बात हो गई सहायक नलिकाओं की। अगले हम लोग बात करते हैं गर्भाशय। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट है, ये है गर्भाशय। अब गर्भाशय में, ठीक है, तो गर्भाशय अभी हमने पहले बताया कि गर्भाशय हर एक स्त्री में एक ही होता है। इसको कॉमन भाषा में बच्चेदानी या कुंभ भी कहा जाता है। गर्भाशय का जो आकार है वो आप लोग देख सकते हैं कि उल्टी रखी नाशपाती की जैसा इसका शेप होता है, ठीक। और ये भ्रूण भित्ति से ये भी स्नायुओं द्वारा जो है जुड़े रहते हैं, जिस तरह से अंडाशय जो स्नायु द्वारा भ्रूण भित्ति से जुड़ा रहता है,
सूत्र है, जो गर्भाशय है वो भी स्नायु द्वारा श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है। तो गर्भाशय की एक पतली ग्रीवा द्वारा गर्भाशय या गर्भाशय हुई, यहाँ पे एक पतली एक स्पेस है जिसके द्वारा ये किसमें खुल रही है, योनि में खुल रही है। ये जो पतला स्पेस है इसी को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं ये वाले पार्ट को, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और इसकी जो गुहा है, जिसके अंदर जगह है, उसको ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये योनि जो ये वाला नली है इसके साथ मिल करके, ये ऐसे करके इसके साथ मिल करके जन्मनाल या बर्थ कैनाल की रचना करती है। ये जो गर्भाशय की भित्ति है ये ऊतकों की 3 परत से मिलकर बनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट एक दिख रहा है, फिर बीच में ये पार्ट दिख रहा है और फिर तो इसके 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है इसकी। ये लेयर, ये अगर इसको यहाँ से ऐसे करके हम लोग देखें तो ये 3 लेयर की होती है। ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई और ये तीसरी लेयर हो गई। तो 3 लेयर की गर्भाशय का जो स्तर होता है वो 3 लेयर का होता है। जो सबसे बाहरी स्तर है उसको कहते हैं परिगर्भाशय या पेरीमाइट्रियम कहते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है। तो ये सबसे बाहरी पतली झिल्ली में स्तर होती है। ठीक, दूसरा जो इसका स्तर है वो है गर्भाशय पेशी स्तर, ये मिडिल जो बीच वाला स्तर है। ठीक है, बीच वाला स्तर है उसको कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। और ये मध्यमुखी चिकनी पेशी स्तर होती है। ठीक है, अंतिम जो पार्ट सबसे अंदर जो रहता है, गर्भाशय के सबसे अंदर जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं गर्भाशय अंतः, या इंग्लिश में उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये सबसे आंतरिक ग्रंथिलूतक है, ग्रंथिल स्तर है जो गर्भाशय गुहा को आश्रित करता है। यानी गर्भाशय जो गुहा है उसकी ये लेयर्स, उसी को ये मतलब चारों तरफ से यही लेयर जो है उसको ढकी रहती है। ठीक है, तो जब आर्तव चक्र होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आर्तव चक्र के दौरान यही जो गर्भाशय अंतर स्तर है इसी में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। और जो मिडिल स्तर है गर्भाशय पेशी स्तर, ये जब प्रसव यानी बच्चे के जन्म के दौरान ये संकुचन करता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है आसानी से बाहर निकल जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं बाह्य जनन क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बाह्य जनन क्रिया के अंतर्गत 2-3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है वो है जघन है। यह अवस्था में ऊतकों से बना एक गद्दी जैसी संरचना होती है जो कि त्वचा और बालों से पूरी तरह से ढका रहता है। दूसरा है बृहद प्रकोष्ठ, जिसको लैलिया मेजोरा भी कहते हैं। यह ऊतकों का एक मांसल वलन होता है, मांस पूरा रहता है जो जघन सेल से नीचे तक पूरा फैला होता है। और जो योनि द्वार होती है उसको पूरी तरह से दोनों तरफ से जो है वो घेरा रहता है। इसके बाद अगला पार्ट है लघु प्रकोष्ठ। ठीक है, तो ये भी ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और ये बृहद प्रकोष्ठ के जस्ट नीचे स्थित होता है। और फिर अगला पार्ट है योनिषिद, जिसको हाइमन कहते हैं। तो जो योनि का द्वार है उस पे पतली झिल्ली समान संरचना होती है जिसको योनिषिद या हाइमन कहा जाता है। ये आंशिक रूप से योनि द्वार को जो है वो ढका रहता है। ठीक है, तो आंशिक रूप से योनि द्वार को ये ढका रहता है। जिससे ये होता है कि जब पहली बार मतलब ये मैथुन क्रिया होती है तो ये झिल्ली जो है फट जाती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं, ये झिल्ली अधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान भी ये फट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट भाग से एक छोटी सी संरचना, अंगुली जैसी एक छोटी सी संरचना होती है जो मूत्रद्वार के ऊपर 2 बृहद जो प्रकोष्ठ है उसके जस्ट बीच में, ठीक है, जहां पर बृहद प्रकोष्ठ मिलते हैं उसके जस्ट मिलान बिंदु के पास ही स्थित होती है। तो ये हो गई बाह्य जननेंद्रिय के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्तन ग्रंथि के बारे में। स्तन ग्रंथि हम लोग जानते हैं कि हर एक मादा में ये 2 स्तन ग्रंथियां होती हैं। ऐसे करके कुछ इसकी संरचना, ऐसे जो आंतरिक संरचना है ऐसे करके दिख रहा है, बाह्य संरचना भी दिख रहा है। ठीक है, तो कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है कि जितनी भी मादा स्तनधारी हैं उनका सबसे प्रमुख लक्षण है उसमें स्तन ग्रंथि का उपस्थित होना। ठीक है, तो ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथि है, ये युग्म संरचना यानी हर एक स्त्री में 2 पाई जाती हैं। और इसमें ये जो
पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसमें ग्रंथिल ऊतक पूरी तरह से होते हैं, ये वाले पार्ट सब ग्रंथिल ऊतक है, ठीक है। और ये सब फैट है जो जमा हुआ है नालिका में। तो इसमें विभिन्न हम लोग कह सकते हैं कि जो स्तन ग्रंथियां हैं इसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा संचय होता है। ये जैसे देख रहे हैं हम लोग, ये सब फैट है जो स्टोर है वहां पे। तो जो प्रत्येक स्तन का जो है ग्रंथिल ऊतक है, ठीक है, ग्रंथिल ऊतक वो 15 से 20 स्तनपालियों में, छोटे छोटे स्तनपालियों में बटा होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक स्तनपाली हो गई, ये एक स्तनपाली हो गई, ये एक स्तनपाली हो गई, एक स्तनपाली हो गई। तीसरे से छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं कि छोटी छोटी पालियों में बटा होता है जिसको स्तनपालियां कहते हैं, ठीक है। और इनमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, यानी एक स्तनपाली अगर आप ऐसे जैसे देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, इन जिनको कूपिका कहा जाता है। और इन्हीं कूपिकाओं की कोशिकाओं से ही जो दुग्ध होता है वो स्रावित होता है, और स्रावित होकर के जो ये कूपिका है इनकी जो गुहा है बीच में जो स्पेस है उसी में एकत्रित होता रहता है, ठीक है। तो कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं, जो कूपिकाएं हैं ये सभी मिल करके एक स्तन नलिका जिसको मैमेलियन ट्यूब्यूल कहते हैं उसमें खुलती हैं। और प्रत्येक पाली की है इसमें जाकर खुलती है। और प्रत्येक पाली जो 15-20 पालियां हैं उसकी जो नलिकाएं हैं वो मिल करके स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब आ करके ये कहीं भी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये आ करके सब इसी में मिल रही हैं। तो ये स्तन वाहिनी है, और जो कई स्तन वाहिनियां हैं मिल करके एक बृहद कुंभिका बनाती हैं। बहुत सारे स्तन वाहिनियां ऐसे करके आती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे कुंभिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ा होता है, और जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। तो यही से जो है वो दुग्ध जो है वो बाहर निकलता है, और इसे शोषण के आवश्यक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके आगे का जो विभाग है एक जनन वगैरह उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे।